Good morning, my dear viewers. I welcome you all to Soumya's Academy, where we can learn today about matter in our surroundings. It is the first chapter of class 9 science from the chemistry section. So this is a lecture number 1 of chemistry section, that is matter in our surrounding. हमारे surrounding में जो matter है उसके बारे में पढ़ेंगे. Before we go through the chapter deeply, I would like to request you that if you like my videos, then definitely I hope that you will subscribe, like and comment my channel. So let's begin. शुरू कर लेते हैं अभी without wasting our time, valuable time. So matter क्या है? What is the meaning of matter? Surrounding तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है कि नहीं? Surrounding मतलब ये है कि the place where we live in, the space around us, the things around us, that is our surrounding. हम जहाँ रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो चीज है, मतलब हमारे चारों ओर जो चीजें हैं, वही है हमारा क्या सराउंडिंग, है कि नहीं? तो वहाँ पे उस सराउंडिंग में हमारा जो मैटर है, वो मैटर क्या है? What is the exact definition of matter? मैटर कहने से हम लोग क्या समझते हैं? अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर हम उसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, then it will be the definition of matter that anything which occupies space and has certain mass is known as matter. Matter का डेफिनेशन हम लोगों का क्या है? Anything which occupies space and has certain mass is known as matter. Matter का मतलब यह है कि जो चीज जिसका कुछ स्पेस मतलब कि कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, मतलब कि कुछ जो है एनवायरनमेंट या फिर एयर है, एटमॉस्फेयर, मतलब वो कुछ जगह ले लेगा, अपने लिए कुछ जगह बनाएगा. देखो ये जो है एक मार्कर पेन है, ठीक है? तो ये जो मार्कर है इसका क्या है? कुछ स्पेस है, मतलब कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपने लिए कुछ जगह बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये दैट इज द ऑक्युपाइड स्पेस. उसी को हम क्या कहते हैं? इट ऑक्युपाइज स्पेस. उस स्पेस ऑक्युपाई करेगा. मान लीजिए कि आपके पास कुछ जो पेंसिल वगैरह रखता है, आपके पास जो बॉक्स रहता है, ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है ना? तो उस बॉक्स के अंदर ये जो पेन रखेंगे हम, तो उसमें कुछ जगह ले लेगा कि नहीं लेगा? अपने लिए कुछ जगह बनाएगा नहीं? दैट इज द ऑक्युपेशन ऑफ स्पेस. इट ऑक्युपाइज सम स्पेस हो गया, ठीक है? एंड हैज सर्टेन मास, और उसका भी कुछ मास है कि नहीं? मास मतलब कि उसका द कंटेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द मास. इसका कुछ मास रहेगा. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अर्थ का मास है, मून का भी मास है, कोई भी पार्टिकल्स रहता है उसका कुछ ना कुछ मास रहता है कि नहीं? तो एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सर्टेन मास इज नोन एज द मैटर. जिसका जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा और उसका खुद का कुछ मास रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है? तो ये जो मैटर है, इस मैटर के बारे में एंसेस्टर्स जो हम लोग कहते हैं, तो फिलोसोफर्स इन द ओल्डन डेज, पुराने जमाने में जो फिलोसोफर्स थे, दे सेड दैट कोई भी मैटर होता है. अच्छा हाँ, ये जो मैटर है, ये मैटर किस चीज को लेके बना है? समझ में आ रहा है क्या यार? ये मैटर किस चीज को लेके बना है, ठीक है ना? तो ये एंसेस्टर्स जो थे फिलोसोफर्स, दे सेड दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ 5 थिंग्स. 5 चीजों को लेके मैटर बनी हुई है. व्हाट आर दिस 5 थिंग्स? द फर्स्ट वन इज द एयर. पहला क्या है? एयर. सेकंड वन इज द अर्थ. थर्ड वन इज द fire. Air, earth, fire, water, and the last one is the sky. तो ये जो 5 थिंग्स हो गया, इसको हम लोग क्या कहते थे? पंचतत्वों के नाम से जानते हैं. क्या कहते हैं उसको? पंचतत्व उसको कहा जाता है.
इसको क्या कहते हैं, पंचतत्व। तो ये जो 5 थिंग्स है, ये एंसेस्टर्स का कहने का मतलब था कि ये 5 चीजों को लेकर सारे के सारे मैटर्स बने हुए थे। ये उन लोगों का मतलब पुराने जमाने में उन लोगों का ये कहना था, ठीक है। बट इन द मॉडर्न साइंस, द मॉडर्न साइंस आ गया, लावासियर आ गया। जानते हो लावासियर कौन है? लावासियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का फादर उनको माना जाता है लावासियर को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पंचतत्व था ये पुराने एंसेस्टर फिलोसोफर्स का कहना था। बट व्हेन इट केम, इफ वी विल टॉक अबाउट मॉडर्न साइंस, देन the modern scientists they came and they said that they classified matter. उन लोग उनका ये कहना था, क्लासिफाई तो हम बाद में किए हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि the matter is made up of, according to modern scientists, matter is made up of small particles matter is made up of small particles called atoms or molecules। जो मैटर है, मॉडर्न साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो मैटर है, इस मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर किसको लेके बना है? एटम को लेके बना है और मॉलिक्यूल को लेके बना है। कुछ एटम्स है, मतलब कुछ पार्टिकल्स है जो कि एटम से बना हुआ है, और कुछ मैटर भी ऐसे है कि जो मॉलिक्यूल से बना है। और ये मैटर, ये थोड़ा सा आप समझ जाइए कि मैटर ये एटम से और मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये जो आगे चलेंगे तो हम ये एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है आगे चल के डिस्कशन करेंगे। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप वी विल मूव फॉरवर्ड, ओके। सो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम लोग किस हिसाब से क्लासिफाई किए हैं? मॉडर्न साइंटिस्ट लोग जो थे, हाउ दे क्लासिफाइड द मैटर, मैटर को लोग कैसे क्लासिफाई किए? By the modern scientists, the matters are classified based on their physical property as well as their chemical property। उन लोगों का physical property और chemical property के बेसिस पे मॉडर्न साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं कि ये जो मैटर को क्लासिफाई कर दिए थे। तो मैटर का अगर हम क्लासिफाई पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा उसका क्लासिफिकेशन मैटर्स। ये रहा आपका बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ये है आपका बेस्ड ऑन मैटर को दो पार्ट में पहले क्लास, मतलब कि जो डिवाइड किया गया है ना, उनका क्लासिफिकेशन दो तरह का किया गया है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर हम लोगों का कितने टाइप का है, और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर कितने टाइप का है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मैटर हम लोगों का 3 टाइप का है, ठीक है। क्या क्या है वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये जो आप लोगों का क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज एलिमेंट, compound, and the last one is the mixture, ठीक है।
इस तरह हम लोग एलिमेंट को क्लासिफिकेशन मैटर को क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, मैटर है ये आप लोगों का 3 टाइप का। ठीक है, मैटर का ही क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना, मैटर 3 टाइप का है यहाँ पे, और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर हम लोगों का ये भी 3 टाइप का है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर क्या क्या है, कितने टाइप का है, 3 टाइप्स, एंड दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। And based on the chemical property, matter is of 3 types. The first one is the element, second one is the compound, and the last one is the mixture. ठीक है, तो ये था आप लोगों का these are the classifications of matter. Matter को इस हिसाब से हम क्लासिफाई किए हैं। Now we are going to discuss about the characteristics of particles of matter. जो मैटर जो पार्टिकल्स से बनी हुई है, मैटर जिस पार्टिकल्स से बना है उस पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या प्रॉपर्टी लोगों का है। ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जिस पार्टिकल से मैटर बना है, ठीक है, वो पार्टिकल्स ऑफ क्या है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है, उनका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जिस पार्टिकल से लेके मैटर बनी है वो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कुछ स्पेस है। समझ में आया? बहुत सारे पार्ट, सपोज एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कशन कर लेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कांस्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, कांस्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे को अपने ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज, so we will discuss one by one briefly. ठीक है, the first one is the particles of matter are very small. जो मैटर जिस पार्टिकल से बनी हुई है वो क्या है, बहुत छोटा है। इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल क्या है, सपोज हियर आई एम टेकिंग ए बीकर। ठीक है, दिस इज बीकर नंबर 1। इन दिस बीकर आई एडेड ए फ्यू पीसेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल। ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, अभी कुछ पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल ऐड कर दूंगा, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल ऐड करूंगा, और उसमें सपोज मैं 100 ml पानी डाल दिया। कितना डाला इसमें पानी, 100 ml वाटर एंड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल ले लिया और उस क्रिस्टल के साथ में कुछ 100 ml का वाटर डाल दिया इसमें। ठीक है, यहाँ पे 100 ml वाटर, and I can see that the color of the potassium permanganate in this beaker number 1, it becomes the color pink color, deep pink हो जाता है इसका कलर। ठीक है ना, इसका कलर क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। सपोज मेरे पास तो पिंक का मार्कर पेन है नहीं, so इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो गया। दिस इज आवर बीकर नंबर 1। so in the second beaker what I did, in the second beaker I again took 90 ml of water। कितना लिया मैं, I took 90 ml of water and I took 10 ml of water from this beaker number 1 to 2। ठीक है, तो इसमें से मैं 10 ml वाटर निकाल के सेकंड बीकर में डाल दिया। देन डालने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो पानी था इसका कलर भी क्या हो गया, पिंक हो गया। इसका कलर पिंक था, फिर इसका कलर भी क्या हो गया, पिंक हो गया। बट ये जितना डीप पिंक था वो उतना डीप नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? फिर अगेन व्हाट आई डिड हियर, अगेन आई टूक ए बीकर, थर्ड बीकर। फिर क्या किया मैं, इसमें से 10 ml वाटर निकाल के, जो सॉल्यूशन था इसमें उसको निकाल के फिर इसमें डाल दिया मैं। किसमें, बीकर नंबर 3 में। 3 में मैंने 90 ml वाटर लिया था और फिर उसमें से 10 ml ये जो मिक्सचर था उसको लेके फिर इसमें डाल दिया। डालने के बाद मैं फिर क्या देख रहा हूँ, ये जो वाटर था इसका कलर धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, पिंक होने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो पिंक, लेकिन ये जितना ज्यादा पिंक था वो उतना ज्यादा पिंक नहीं रहा। सपोज ये ज्यादा पिंक था, ये उससे थोड़ा सा कम हो गया, ये उससे थोड़ा कम पिंक हुआ। समझ में आ रहा है? फिर अगेन आई टूक द बीकर नंबर 4 एंड डिड द सेम प्रोसेस। I took 90 ml of water and then I took 10 ml of mixture from beaker number 3
ठीक है, लेने के बाद मैं देखा हूँ यहाँ पे भी जो कलर था वो क्या हो गया, ये भी क्या हुआ मेरा धीरे धीरे ये भी पिंक होने लगा। इसी तरह से मैं और भी अगर बिकर लेते जाऊंगा ना तो मेरे को क्या मिलेगा, पिंक कलर मिलते जाएगा, ठीक है ना। भले कि ये पिंक कलर ज्यादा गाढ़ा है और ये थोड़ा सा पतला रहेगा, लाइट पिंक रहेगा, लाइट पिंक रहेगा ये, और भी ऐड करूंगा तो वो भी पिंक कलर मेरे को मिलेगा, बट इट विल बी लिटिल बिट लाइट पिंक, ठीक है। बट ये जो पिंक कलर इनिशियली मैं पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पे मिलाया था, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें मैं पानी मिलाते गया, पानी मिलने से क्या होता है, डाइल्यूट होते गया एक के बाद एक, ठीक है। जितना ज्यादा डाइल्यूट होते गया फिर भी मैं ये देख रहा हूँ, अगेन आई कैन सी दैट द कलर इज नॉट चेंजिंग, चेंज हो रहा है बट द पिंकनेस इज नॉट डिसअपियरिंग। जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर था, दैट पिंक कलर इज नॉट डिसअपियरिंग। इसका मतलब ये है कि जो 10 ml लिया था मैं इसमें से पानी, और 10 ml वाटर में भी सॉल्यूशन में भी क्या था, कुछ पिंक मतलब पोटेशियम परमैंगनेट था। समझ में आ रही है, वाटर इज द कलरलेस, वाटर का तो कुछ कलर है नहीं। तो जो 10 ml लिया था, थोड़ा सा भी जो मैं लिया था वाटर, मतलब ये जो सॉल्यूशन लिया था बीकर नंबर 2 के पास, तो वहां पे भी मतलब इतने सारे पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स थे जो कि ये पूरा बीकर को क्या कर दिए, पिंक कलर कर दिए। फिर अगेन ये जितना पिंक हुआ था इससे थोड़ा सा कम पिंक हुआ था, फिर भी पिंक हुआ था। सेकेंड बीकर से मैं फिर थर्ड बीकर के पास कुछ पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है जो इसके हिसाब से क्या था, कुछ डाइल्यूट था ये, तो उसको लेकर मैं थर्ड बीकर में मिलाया। मिलाने के बाद मैं फिर देख रहा हूँ कि ये भी पिंक हो गया। इसमें से फिर 10 ml लिया, मतलब मैं 10 ml करके कितना ले रहा हूँ, बहुत कम अमाउंट का पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ले रहा हूँ। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट बीकर का कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट हम ले रहे हैं ये उसका साइज बहुत कम है, बट उसका जैसे नहीं बोलते छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसी टाइप का काम करता है ये, भले कि उसका साइज बहुत है। इसमें से हमको ये पता चल रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट जो पार्टिकल है उसका साइज क्या है, बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं इसमें से हमको यही ना देखने के लिए मिल रहा है कि जितना भी कम करके हम ले रहे हैं फिर भी वो उसका काम दिखा दे रहा है। काम क्या दिखा रहा है, पिंक कलर हो जा रहा है। समझ में आया क्या, इससे एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि कोई भी मेटल रहते हैं तो उनका साइज क्या होता है, मेटल का जो पार्टिकल है उन लोगों का साइज क्या है, बहुत छोटा होता है। समझ में आया, छोटा रहता है, इसीलिए तो छोटा छोटा पार्टिकल जाने के बाद भी पिंक कलर हो जाता है। जा रहा है ना, जा रहा है तभी तो पिंक कलर हुआ, नहीं जाता तो पिंक कलर बनता क्या, पिंक कलर बना है मतलब डेफिनेटली द पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ पार्टिकल्स इसके पास सब आया है। हर बीकर में कुछ ना कुछ पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उन लोगों में क्या है, कुछ स्पेस है, मतलब कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर है ना वो एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं बैठे हैं, ठीक है। उन लोगों के बीच में कुछ गैप है। जैसे कि तो मैं वाटर पार्टिकल्स का बात करूंगा, ठीक है। इसका बात करूंगा मैं अभी वाटर पार्टिकल्स। तो इतने सारे ये वाटर पार्टिकल्स है, एक एक करके इसको क्या है, वाटर पार्टिकल है। तो इन लोगों के बीच में मेरे को कुछ गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कुछ गैप है। अच्छा, ये इन लोगों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट, हम इसको कैसे समझेंगे। लेट्स गो फॉर एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कुछ बड़ा सा नहीं है, जनरली हम लोग घर पे इसको रेगुलर करते रहते हैं। सपोज दिस इज द वाटर, ये आपको वाटर है, इसमें से मैं क्या किया, कुछ क्या डाल दिया, इसमें कुछ शुगर ऐड किया। क्या ऐड किया मैं इसमें, वाटर था उसके साथ में शुगर ऐड कर दिया। जब मैं उसके साथ शुगर ऐड किया, ऐड करने के बाद थोड़ा सा मान लो कि कुछ ग्राम तक, तो मुझे 100 ml वाटर कितना था मेरा, 100 ml था, उसमें शुगर मान लो मैं 10 ग्राम शुगर ऐड किया, डिजोल्व हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में फिर और शुगर को बढ़ाया, फिर 10 ग्राम मिलाया, फिर बढ़ाया, ठीक है। तो बढ़ाने के बाद सपोज वाटर को मैं ml लीटर में ले रहा हूँ, मिलीलीटर में 100 ml 50 ग्राम 50 ग्राम तक मैं शुगर को ले लिया, ठीक है ना। कितना ग्राम तक ले लिया मैं, 50 ग्राम तक शुगर को ले लिया। तो डेफिनेटली हम लोगों को दिमाग में आ रहा होगा 50 ग्राम जो मैं शुगर लिया हूँ उसका तो कुछ वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा।
तो ये लिक्विड के अंदर डालने से तो उसका वॉल्यूम में कुछ इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर का भी कुछ वॉल्यूम है और उसके साथ साथ शुगर का भी कुछ वॉल्यूम है। लेकिन आप लोग जब देखोगे ये 100 ml वाटर में 15 ग्राम शुगर जब पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, मिल जाएगा, घुल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि ये जो वाटर जो 100 ml था, आपका शुगर ऐड होने के बाद भी क्या होगा कि उसका वॉल्यूम जितना था उतना ही रहेगा, उसका वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं होगा, देयर विल बी नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो फिर आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि भाई पहले तो उसका वॉल्यूम वाटर का जितना था, प्योर वाटर जो लिए थे हम, वाटर का वॉल्यूम जितना था, शुगर ऐड होने के बाद उसका वॉल्यूम उतना कैसे रहा? डेफिनेटली देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम में कुछ इंक्रीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो आप लोगों का वाटर पार्टिकल्स के बीच में ये आप लोग जो गैप देख रहे हैं, जो स्पेस देख रहे हैं, उसी स्पेस के अंदर जाके कौन भी पहुंच गया? जो शुगर का जो पार्टिकल्स था, तो शुगर पार्टिकल्स जाके सब इस स्पेस के अंदर पहुंच गए। तो शुगर पार्टिकल जब स्पेस के अंदर पहुंच गए तो उन लोगों का वॉल्यूम इंक्रीज होने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। समझ में आया? अरे खाली जगह था तभी ना जाके शुगर सॉल्यूशन पहुंच गया। अगर वहां पे कोई खाली जगह नहीं होता तो डेफिनेटली आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता कि ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन बना है शुगर सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता, लेकिन उसका वॉल्यूम में ऐसे कुछ इंक्रीज नहीं होता। आप देखिए ना, एक ग्लास में पूरा फुल करके पानी ले लीजिए, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा शुगर को डाल दीजिए, जिसको आपको शक्कर या फिर चीनी बोलते हैं, तो उसको डाल दीजिए। डालने के बाद आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि पानी तो पूरा फुल था, तो डालने के बाद पानी में शुगर को क्या होना चाहिए? बाहर आ जाना चाहिए पानी, है कि नहीं? लेकिन पानी बाहर आता है क्या? नहीं आएगा। इसीलिए नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि वो जो आप लोगों का शुगर था, उसका जो पार्टिकल्स है, वो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, उस स्पेस के अंदर वो लोग आ गए और अपने लिए जगह बना ली खुद। समझ में आया कि नहीं? वो स्पेस में ही वो लोग छुप के रह गए, जिसके चलते इन लोगों का वॉल्यूम नहीं बढ़ा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कांस्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि कांस्टेंटली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, मूव करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर जाते हैं। कैसे मूव करते हैं चलिए देखते हैं। अभी क्या है, सपोज मैं क्या करूंगा, इस घर में मैं क्या करूंगा, आपके घर में एक कोने में मैं क्या करूंगा, अगरबत्ती लगाऊंगा। आई विल लाइटेन एन इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगरबत्ती बोलते हैं। अगरबत्ती जलाया, जलाने से क्या हो रहा है? एक कोने में अगरबत्ती जलाया हूं मैं दूसरे कोने में बैठा, अपोजिट कॉर्नर में मैं बैठा हूं, तो मेरे पास उसका जो सुगंध है, उसका जो सेंट है, उसका जो स्मेल है, वो आता है कि नहीं आता है? तो मेरे पास कैसे आ गया? कैसे आया? उसका जो खुशबू आया मेरे पास, खुशबू मेरे पास कैसे आ गया? इसीलिए आया स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, बिकॉज द एयर, ध्यान दीजिए मेरे को, तो एयर पार्टिकल्स दे मूव्ड फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के पास आके खुद पहुंचे हैं, उनको कोई फोर्सफुली नहीं भेजा है। समझ में आया कि नहीं आया? उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला कि भाई तू वहां से वहां जा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। जैसे कि पड़ोसी के घर में चिकन बन रहा है, तो हमारे घर तक उसका खुशबू आता है, तो हम लोग ये पता चल जाता है हाँ आज उनके घर में चिकन बन रहा है, ठीक है नहीं? तो ये जो सेंट आ रहा है कैसे आ रहा है? बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एयर। तो आप लोग एयर में मूव करता है, एयर एक मैटर है क्या? डेफिनेटली एयर इज ए मैटर, क्योंकि इट हैज सर्टेन मास, एयर का भी कुछ मास है और वो कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कांस्टेंटली मूविंग। और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, सपोज एक बीकर लिया हमने, आई हैव टेकन ए बीकर। इस बीकर के अंदर मैं क्या रखा हूं? नीचे सपोज में रखा कॉपर सल्फेट। क्या रखा हूं? कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर सल्फेट में यहाँ पे रखा हूं।
जो कॉपर सल्फेट रखा हूँ इसका कलर है ब्लू कलर है, क्या है उसका कलर ब्लू है। उसके ऊपर में क्या किया, कुछ वाटर डाल दिया। यहाँ तक मेरा क्या है, वाटर है। कुछ समय के बाद मेरे को ये देखने के लिए मिलेगा कि धीरे 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 पूरा पानी का रंग क्या हो रहा है, ब्लू कलर होता जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? नीचे क्या था, कॉपर सल्फेट था, धीरे 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 क्या हुआ, जब वो डिजल्व होने लगा मैं देख रहा हूँ पूरा पानी का रंग क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्लू कलर मतलब होने लगा है। तो ये कैसे हो गया भाई, कॉपर सल्फेट तो नीचे था, उसको तो नीचे रहना चाहिए था, तो ऊपर कैसे आ गया? इसीलिए आया स्टूडेंट्स, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट इज मूविंग कॉन्स्टेंटली इन द वाटर। वाटर के बीच में भी ये कॉपर सल्फेट का पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं। इसीलिए कोई भी मेटल रहता है उनका जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। क्लियर? द लास्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ द मेटल अट्रैक्ट ईच अदर। जो मेटल है मतलब कि मेटल का अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, अभी चलिए देखते हैं। मैं ये एयर है, देखिए एयर में मैं अपना हाथ को आराम से मूव कर सकता हूँ। मेरा हाथ मूव कर रहा है नहीं कर रहा है एयर में, ठीक है। वाटर ले लूंगा, वाटर में मैं अपने हाथ को मूव कराऊंगा। एयर के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि एयर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं मेरे हाथ के ऊपर, इसीलिए मेरा हाथ आराम से मूव कर जा रहा है, ठीक है ना। और क्या है, वाटर में मैं जब हाथ को ऐसे मूव कराऊंगा, मूव करने से मेरे को कुछ ऑपोजिशन मिलेगा। समझ में आए? पानी के अंदर आप इतना आसानी से अपने हाथ को मूव नहीं करा सकते हो जितना आसानी से आप एयर में मूव करा लेते हो। समझ में आए कि नहीं? इट इज नॉट सो इजी फॉर यू टू मूव योर हैंड्स इनसाइड द वाटर एज कंपेयर टू द एयर। एयर में आप लोगों को जितना इजी पड़ता है हाथ को मूव करने के लिए, इतना इजीली आप अपने हाथ को मूव नहीं करा सकते, ठीक है। और क्या ले लूंगा मैं, सपोज ये है आपका, मेरा दीवार है, ठीक है, दिस इज माय वॉल। तो वॉल के अंदर मैं अपना हाथ को मूव करा पाऊंगा क्या? तो जाएगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई हैव टेकन ए पीस ऑफ चॉक। ये क्या है, मेरा चॉक का पीस है, ठीक है। और क्या ले लिया हूं मैं, एक आयरन क्यूब, सॉरी आइस क्यूब ले लिया हूं। क्या लिया हूं, एक आइस क्यूब, बर्फ ले लिया हूं, ठीक है। और एक तीसरा के लिए एक आयरन नेल, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कील बोलते हो, ठीक है ना। ये तीन चीज को लिया हूं। दिस इज द चॉक, दिस इज आइस, दिस इज नेल, आयरन नेल है, ठीक है। देखो ये जो चॉक है इसको ब्रेक करने में मेरे को इजी पड़ेगा, इजीली आई कैन ब्रेक द चॉक, बट आई विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू ब्रेक द आइस। आइस को तोड़ने के लिए मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड कितना भी फोर्स लगाऊंगा इसको मैं आसानी से नहीं तोड़ पाऊंगा, मुश्किल होगा इस आयरन नेल को तोड़ने के लिए। इसीलिए ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चॉक जिस पार्टिकल से बना हुआ है उन लोगों के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है, जिसके चलते वो इजीली ब्रेक हो गया। अट्रैक्ट तो होता रहता है, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि पानी में मेरा हाथ आसानी से चला गया, चॉक के अंदर मेरा हाथ आसानी से जाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्योंकि इन लोगों के बीच में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए नहीं करने देते हैं एज कंपेयर टू वाटर। पानी के हिसाब से चॉक में जो पार्टिकल्स है उन लोगों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। समझ में नहीं है? लेकिन ये चॉक, आइस और आयरन नेल, तीनों का अगर बात करेंगे तो क्या है, चॉक आसानी से टूट जाएगा, दैट मींस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ कम है। किसके हिसाब से कम है, आइस के हिसाब से कुछ कम है, ठीक है। फिर आइस के पास है, आइस को मेरे को तोड़ने के लिए चॉक के लिए मैं जितना फोर्स लगाया था, आइस के लिए मुझे कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, मेरा आइस टूट गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है मेरा, आयरन नेल। आयरन नेल को तोड़ने के लिए मेरे को फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन वो टूटा नहीं, जितना भी ज्यादा मैं फोर्स लगाया लेकिन वो इजीली ब्रेक नहीं हुआ। समझ में आएगा? तो इसमें से हम लोगों को ये पता चल रहा है तो पार्टिकल्स ऑफ मेटल अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स का जो मेटल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हैं, चिपक के रखे हैं, एक दूसरे को खींच के रखे हैं, उन लोगों के बीच में फोर्स बहुत
ज्यादा है, और इन लोगों के बीच में जो फोर्स रहता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। जिस फोर्स के चलते ये एक दूसरे के साथ बांधे, मतलब बाइंड करके रखे हैं, दैट फोर्स इज नथिंग, सिंपली इट इज द कोहेसिव फोर्स। समझ में आया कि नहीं? और ये जो फोर्स है, ये फोर्स सबसे वीक किसमें है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस इन एयर एंड देन इट इज मच मोर हायर इन लिक्विड, एंड इट इज द सबसे ज्यादा फोर्स कहां पर रहता है? मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स कहां रहता है? सॉलिड में रहता है। उसको फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं, देख लीजिए। सबसे लेस फोर्स कहां पे है? एयर में सबसे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उससे ज्यादा कहां पे है? लिक्विड में है। और सबसे ज्यादा कहां पे है? सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स रहता है। ठीक है, ये होता है आपका मैक्सिमम फोर्स। इस हिसाब से इन लोगों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो मैक्सिमम सॉलिड में है, लिक्विड में कंपैरेटिवली लेस है, और एयर में सबसे कम है। इसीलिए तो पानी एक जगह से दूसरी जगह बहने के लिए टाइम लगता है, लेकिन एयर फट से जाके पहुंच जाता है कि नहीं? लेकिन सॉलिड जाएगा क्या? तोड़ पाएंगे उसको? उन लोगों के बीच में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए यही था आप लोगों का आज का टॉपिक्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट दे सकते हैं कि किस जगह पे आपका डाउट है, किस जगह पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है। हम फिर एक टाइम लेंगे, एक लाइव सेशन लेंगे, YouTube लाइव करके लेंगे, वहां पे आप लोगों का सब डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, और उस चीज को मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है ना? सो थैंक यू।